स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और उन गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। उन स्टार्स के चारों ओर अर्थ जैसे अनगिनत ग्रह चक्कर लगा रही हैं। इस बेसिस पर अगर हम अर्थ के एग्जिस्टेंस को आंकें तो ये इस रेगिस्तान में मौजूद एक रेत के कण को देखने जैसा होगा। जिस तरह यूनिवर्स को इनफाइनाइट कहा जाता है, सिमिलरली इसकी मिस्ट्रीज भी इनफाइनाइट एंड इनन्यूमरेबल यानी अनंत और अनगिनत है। आज साइंटिस्ट के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा वास्ट यूनिवर्स और उसमें मौजूद हमारा प्लैनेट अस्तित्व में कैसे आया। और इसी बात का पता लगाने के लिए वर्ल्ड वाइड काम कर रही ऑर्गेनाइजेशंस अर्थ और आउटर स्पेस को स्टडी कर रही हैं। आज हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन किसी समय ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस बड़े भूखंड यानी लार्ज लैंडमास को पैंजिया कहा जाता था। वहीं इसके चारों ओर पैंथलासा नाम का एक वास्ट ओशन मौजूद था। करीब 200 मिलियन ईयर्स पहले पैंजिया स्प्लिट होना शुरू हुआ और रिस्पेक्टिवली नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म करते हुए लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंडमास में टूट गया। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड वेरियस स्मॉल कंट्रीज में ब्रोक होते रहे और ये सिलसिला आज भी जारी है। इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है, जिसे सबसे पहले जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ओशंस और कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने अपनी बुक द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस में इस पूरे फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया है। मौजूदा वक्त में 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक है अंटार्कटिका, जो कि अर्थ के साउथ पोल को कवर करता है। अंटार्कटिका ह्यूमन सेटलमेंट से सबसे दूर स्थित लोकेशंस में से एक है। यह अर्थ का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका एरिया करीब 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी एरिया के मामले में ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। वहीं ये इंडिया से 4.3 टाइम्स लार्ज और चाइना से 1.46 टाइम्स बड़ा है। साथ ही अंटार्कटिका सभी कॉन्टिनेंट्स में से सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये थ्रू आउट द ईयर वर्ल्ड के मोस्ट स्टॉर्मी सीज और आइस के लार्ज फ्लोटिंग माउंटेन से घिरा रहता है। अंटार्कटिका करीब 98% अंटार्कटिक आइस शीट से कवर्ड है। अंटार्कटिका का एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंज कोस्ट पर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर इंटीरियर के हाईएस्ट पार्ट्स में -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जापान में जब सनराइज होता है तब वेस्ट में सनसेट होता है, यानी अर्थ के हाफ पार्ट में जब दिन यानी उजाला होता है तब दूसरे पार्ट में डार्कनेस यानी रात होती है। लेकिन अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 6 महीने डे लाइट और 6 महीने डार्कनेस में बिताता है। बावजूद इसके इस जगह को लेकर दुनिया भर के देशों में काफी इंटरेस्ट है। भले ही यहाँ कोई रहता नहीं था, लेकिन 1950s में वर्ल्ड की कुछ रिच कंट्रीज ने इस पर अपना कंट्रोल शो करने की कोशिश की। ऐसे में इंडिया ने भी इस कॉन्टिनेंट पर अपनी टीम्स भेजनी शुरू की और यहाँ अपने 3 बेस स्टेशंस बनाए, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। इनमें से भारती सबसे नया बेस है, जैसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं 1983 में सबसे पहले शुरू हुए दक्षिण गंगोत्री को साल 1990 में डिसकमीशन करके एक सप्लाई बेस बना लिया गया था। वहीं अब इस कॉन्टिनेंट पर इजीली एक्सेस के लिए भारत अपना खुद का पोलर रिसर्च वेसल PRV बनाने जा रहा है। रिसेंटली सामने आई न्यूज के अकॉर्डिंग यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में इस बात की जानकारी दी कि अगले 5 साल में ये वेसल बनकर तैयार हो जाएगा। और इसीलिए आज के डिस्कशन में हम भारत के अंटार्कटिक प्रोग्राम की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर भारत के अंटार्कटिक प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी और आखिर किन कारणों से इंडिया ने वहां अपने बेस स्टेशंस बनाए हैं। वहीं ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इस कॉन्टिनेंट को लेकर दुनिया भर के देशों में खास दिलचस्पी है। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो अंटार्कटिका में अपने बेस को बनाए रखने और रिसर्च वेसल को जारी रखने के लिए इंडिया अगले 5 साल में अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल PRV बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर द्वारा दिए गए बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिप के रिगार्डिंग प्रपोजल को करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैबिनेट से अप्रूवल मिल सकता है। राज्यसभा में डिस्कशन के दौरान रिजिजू ने कहा, कैबिनेट ने 2014 में ही वेसल एक्विजिशन के लिए 1051 करोड़ रुपीस का अप्रूवल दे दिया था और इसी पर्पस के लिए एक टेंडर भी रिलीज किया गया था। लेकिन शिप बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी द्वारा रेज्ड कुछ कंडीशंस की वजह से गवर्नमेंट ने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था, क्योंकि वो कंडीशंस ओरिजिनल टेंडर प्रोसेस का पार्ट नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने इसके लिए एक नए सिरे से काम करना शुरू किया है और जल्द ही EFC यानी एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी एक प्रपोजल को मूव करने के लिए तैयार है। किरण रिजिजू के मुताबिक
न्यू प्रपोजल में वेसल की एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिवाइज करके 2600 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान वेसल के लिए एस्टिमेट प्रपोज किया जाएगा और उसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये शिप विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स बनकर तैयार हो जाएगा। गवर्नमेंट इस वेसल को तैयार करने के लिए उन कंट्रीज के साथ डिस्कशन भी कर रहा है जिनके पास ऐसे शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है। हालांकि गवर्नमेंट की मंशा इस शिप को देश में ही तैयार करने की होगी। असल में भारत को अंटार्कटिका के पोलर रीजन में स्टेशनड अपने 2 रिसर्च और एक सप्लाई बेस तक कंटिन्यूअस एक्सेस के लिए आइस ब्रेकर शिप की जरूरत है, जहां हमारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज से लेकर अर्थ और यूनिवर्स के ओरिजिन से जुड़े अनेक रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आकर एक और युद्ध की तैयारी कर रहे थे जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए लड़ी जानी थी, इस युद्ध के चलते इंडियन इकोनॉमी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई थी और हमारा देश पाकिस्तान के खिलाफ ग्लोबल सपोर्ट पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इस दौरान अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL के यंग रिसर्चर परमजीत सिंह सहरा एक डिफरेंट पर्पस के लिए रवाना हुए। परमजीत सिंह सहरा अपर एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए सोवियत के 17th अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के लिए फर्स्ट इंडियन के तौर पर साउथ पोल पहुंचे। उन्होंने सोवियत अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के हेडक्वार्टर्स मुलुजानिया में काम करते हुए अंटार्कटिका में 18 मंथ्स बिताए। यहाँ परमजीत सिंह सहरा और उनके रशियन काउंटरपार्ट्स ने एटमॉस्फेयर में 60 रॉकेट्स लॉन्च किए। साउथ पोल के अलावा उन्होंने अंटार्कटिक ओशन की भी परिक्रमा की और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। इस मिशन से लौटने के बाद सहरा ने 15 अगस्त 1972 को इंडिया के 25th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उस समय प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखा और इस बात पर जोर दिया कि अंटार्कटिक स्टडीज के लिए इंडिया को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों 1971 वॉर की विक्ट्री के बाद इंदिरा गांधी देश को एक ग्रोइंग पावर के रूप में शोकेस करने के लिए तैयार थी। इंडिया ने अंटार्कटिक के लिए अपनी पहली स्ट्रेटजी बनानी शुरू की। इसके लिए इंडिया ने अपने पहले अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के लिए नॉर्वे से आइस ब्रेकर शिप MV पोलर सर्किल हायर की। नेटो का मेंबर होने के बाद भी नॉर्वे इतना न्यूट्रल था कि इंडिया की इस अंटार्कटिक जर्नी को दुनिया को कानों कान खबर नहीं लगी। 6 दिसंबर 1981 को गोवा के शोर से इंडिया का फर्स्ट अंटार्कटिक मिशन लॉन्च किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी डॉक्टर SG कासिम के नेतृत्व में 21 मेंबर की टीम चार्टर्ड शिप MV पोलर सर्किल में सवार होकर अपने मिशन की ओर बढ़ी। बीच में ये शिप इक्विपमेंट और सप्लाईज के लिए मॉरिशस में रुका। इसके बाद आगे की यात्रा शुरू हुई। 9 जनवरी 1982 को ये टीम अंटार्कटिका पर पहुंची। वहीं 21 फरवरी 1982 को ये लोग गोवा रिटर्न हुए। इस तरह इस एक्सपीडिशन में 77 डेज लगे और साइंटिस्ट, पर्सनल, टेक्नीशियंस और नेवी ऑफिसर्स की इस 21 सदस्यीय टीम ने 21,366 किलोमीटर की जर्नी पूरी की। इसके कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी ने ओशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की और प्रायोरिटी बेसिस पर एक्सपीडिशन प्रोग्राम शुरू किया। भारत के पहले सक्सेसफुल अंटार्कटिक मिशन की खबर जब दुनिया को लगी तो सभी हैरान रह गए। न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने अंटार्कटिका में इंडिया की लैंडिंग को एक टंग इन चीक हेडलाइन के साथ कवर किया। मैगजीन ने लिखा कि इंडियंस क्वाइटली इन्वेड अंटार्कटिका, यानी भारतीयों ने चुपचाप अंटार्कटिका पर आक्रमण किया। दरअसल इंडिया ने 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन नहीं किया था और इसका पार्ट नहीं था, जबकि 1950 में वर्ल्ड के समृद्ध देश अपने अपने अंटार्कटिक मिशन को अंजाम दे रहे थे और सभी अंटार्कटिक पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। उसके बाद 1 दिसंबर 1959 को वर्ल्ड की 12 कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन की जिसे अंटार्कटिका ट्रीटी कहा जाता है। ट्रीटी साइन होने वाली कंट्रीज में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, UK और USA शामिल थे। इस ट्रीटी में यह प्रोविजन था कि सभी कंट्रीज आपसी सहयोग से पीसफुली अंटार्कटिक में रिसर्च करेंगी और यहाँ कोई मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं होंगी। वहीं मौजूदा वक्त में मोर देन 50 कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया है और कई कमिटीज फॉर्म की हैं। अब इंडिया भी इस ट्रीटी का पार्ट है जिसे हमने 1983 में साइन किया था। दोस्तों भले ही 1959 में साइन अंटार्कटिका ट्रीटी का एम साइंटिफिक रिसर्च करना था, लेकिन रियलिटी इससे काफी जुदा थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड की पावरफुल और रिच कंट्रीज का अंटार्कटिका में 3 मेजर फ्रंट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री में सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट था। ह्यूजली इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट के बावजूद US और सोवियत यूनियन जैसी कंट्रीज द्वारा माइनिंग और मिलिट्री बेसिस पोटेंशियल पर सवाल उठाए जा रहे थे। इंडिया उस समय एक यंग इंडिपेंडेंट नेशन था
और मल्टीलेटरल इंटरनेशनल फोरम्स पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा था। बावजूद इसके यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट आर्थर लाल ने 1950s में अंटार्कटिका को लेकर यूएन जनरल असेंबली में क्वेश्चन रेज करने और इंडिया के स्टैंड को सामने रखने के अटेम्प्ट किए। हालांकि उसमें उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसी समय भारत ने डिसाइड किया कि अंटार्कटिका में माइनिंग का पोटेंशियल ऐसा है कि वो इसे मिस आउट नहीं कर सकता, लेकिन कई सालों तक इस डायरेक्शन में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई। इसी बीच जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तब उनके सामने अंटार्कटिका पर 2 पेज का एक मेमो उनके सामने आया और उसके बाद उन्होंने इस पर एक सीक्रेट स्टडी करने को कहा। दरअसल एक इंडियन साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका बेस्ड इंफॉर्मेशन पर CIA की रिपोर्ट की बेसिस पर कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंदिरा गांधी के पास भेजी थी, जिसमें अंटार्कटिका के पोटेंशियल का जिक्र था। इस इंफॉर्मेशन के बाद इंदिरा गांधी ने इस योजना पर आगे बढ़ने के लिए 1977 में साइलेंटली स्टडी शुरू कराया। इस स्टडी को ऑपरेशन गंगोत्री नाम दिया गया। हालांकि देश में इमरजेंसी की वजह से ये प्रोजेक्ट साइडलाइन हो गया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से पावर में आने के बाद इवेंचुअली फिर से इस पर काम शुरू कर दिया गया। मई 1981 में इंदिरा गांधी ने अपनी लीडरशिप के अंडर क्वाइटली डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट सेटअप किया और ऑपरेशन गंगोत्री की शुरुआत की। इसके बाद दिसंबर में इंडियन टीम अंटार्कटिका के लिए रवाना हुई। कहा जाता है कि ऑपरेशन गंगोत्री इतना सीक्रेट प्लान था कि इंदिरा गांधी के अलावा इसके बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्ण स्वामी राव साहब, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी के सहगल और फॉरेन सेक्रेटरी राम साथे शामिल थे। राम साथे ने ही इंडिया की पहली एक्सपीडिशन को लीड करने के लिए SG कासिम को सिलेक्ट किया था। 1983 में इंडिया ने जब अंटार्कटिक ट्रीटी ज्वाइन की तब तक इंदिरा गांधी ने फ्रोजन कॉन्टिनेंट के लिए 3rd एक्सपीडिशन को फ्लैग ऑफ कर दिया था। 1983 में ही इंडिया ने अंटार्कटिका में अपने पहले इंडियन साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन पर काम शुरू कर दिया था और इसे दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया। दक्षिण गंगोत्री की सक्सेस के बाद इंडिया ने उसी साल कंसल्टिंग मेंबर के स्टेटस के साथ अंटार्कटिक ट्रीटी को रेटिफाई किया। दक्षिण गंगोत्री के बाद इंडिया ने 1989 में अपना फ्लैगशिप बेस सेटअप किया जिसका नाम मैत्री रखा गया। वहीं 2012 में एक और बेस कमीशन किया गया जिसे भारती कहा गया। हालांकि दक्षिण गंगोत्री अब ऑपरेशनल नहीं है। दोस्तों, चाइना 1959 के अंटार्कटिक ट्रीटी का पार्ट है जो कि सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए कॉन्टिनेंट पर एक्टिविटीज को अलाउ करता है, लेकिन यहाँ चाइनीज की एक्टिविटीज काफी क्वेश्चनेबल नजर आई हैं। चाइना अंटार्कटिका में अपना 5th रिसर्च बेस तैयार करने में लगा है। माना जा रहा है कि इसके थ्रू वो दूसरी कंट्रीज की स्पाई कर सकता है। रॉस सी के पास इनएक्सप्रेसिबल आइलैंड पर लोकेटेड न्यू स्टेशन उसकी कॉन्टिनेंट तक पहुंचने की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। 2018 में चाइना ने इस बेस के ग्राउंडवर्क की नींव रखी थी, लेकिन अगले कुछ सालों में इसका काम रुक गया। जब इसके कंट्रीब्यूशन की न्यूज वेस्टर्न कंट्रीज को मालूम चली तो उन्होंने पोलर रीजन में चाइना की बढ़ती मौजूदगी को लेकर अपने कंसर्न एक्सप्रेस किए। माना जा रहा है कि 5000 स्क्वायर मीटर में बन रहा चाइना का ये बेस स्टेशन 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसके पूरे होने पर ये चाइना के शिलोंग आइस ब्रेकर शिप के लिए एक मूरिंग यानी घाट और सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन के साथ एक ऑब्जर्वेटरी के रूप में काम करेगा। वहीं चाइना ने किसी भी रिसर्च बेस का यूज स्पाइंग के लिए करने के क्लेम्स को डिनाई किया है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, अंटार्कटिका में भारत की प्रेजेंस कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्टिनेंट के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए हमारे साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसे कई एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि अरबों साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका का पार्ट था। बताया जाता है कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट
एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ और तिब्बत के पास ये एशिया से टकराया होगा, जिससे कि हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसके अलावा ऑयल और बाकी रिसोर्सेज का एक्सपेडिशन भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें भारत का फोकस रहेगा। और ऐसे ही कई रहस्य और अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को समझने, पाने और अप्रोच करने के लिए अंटार्कटिका में रिसर्च काफी जरूरी है। साथ ही यहाँ इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रैटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।